नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में, हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में 222 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक 24% मतदान। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और बुजुर्गों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह। 15 मई को नतीजों का ऐलान। नेपाल यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ मंदिर में किए दर्शन। एकजुट, समृद्ध और मजबूत नेपाल के समर्थन में भारत। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री का बयान, दोनों देशों को नजदीक लाने के लिए संपर्क बढ़ाने पर जोर। भारत और पेरू के राजनयिक रिश्तों के 55 साल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का किया समर्थन। दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई पर जोर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक नागरिक जख्मी। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकी। और ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का सेमीफाइनल मुकाबला आज। पुरुष युगल में मनु अत्री और सुमित रेड्डी की सिडनी में इंडोनेशिया जोड़ी से भिड़ंत। और सबसे पहले बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। कर्नाटक में आज 222 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शुरुआती 4 घंटे यानी 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। क्या आम, क्या खास, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग सतर्क है। 1.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस की मदद के लिए 585 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी चौकसी बरत रही हैं। मतदान के लिए पूरे राज्य में 58,000 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 600 बूथ पूरी तरह से महिलाओं के जरिए संचालित किए जा रहे हैं। इन्हें गुलाबी बूथ का नाम दिया गया है। दिव्यांगों के लिए भी चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। कर्नाटक की 222 सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव में 2,622 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बुजुर्ग वोटरों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। एक साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 जगह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेंगलुरु, कलबुर्गी और पुत्तूरू। कर्नाटक में आज 222 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और मतदाताओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। ಸಂತೋಷ ಓಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. She is saying that everyone should come and vote. Right. I am coming and voting, so please come and vote. That's what she is saying. It's right. And you're also a young voter. Tell me, what is your message to the other young voters? Everybody should vote. It's our right to vote. So I would suggest all of my friends who are there to come and vote. Cleanliness and main is cleanliness and sanitary problem, and that's it. My issues was regarding education system. I need a well education system in Mysore, especially because I stay in Mysore. And as I'm voting for the first time, I was very excited. This is the first time and I'm excited. And we want water facilities to the area and nice improvement in our Mysore city. आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और जेडीएस नेता कुमारस्वामी वोट डाल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा के मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने पुत्तूर में मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख ने हासन जिले के
होलेन रासीपुरा में मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी अपनी पत्नी अनीता के साथ रामनगर में वोट डालने पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बसावन नगर में एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वहीं सिद्धगंगा मठ के 111 साल के श्री शिव कुमार स्वामी जी ने तुमकुर सिद्धगंगा मठ बूथ में अपना वोट डाला। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कनकपुरा में मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने भी वोट डाला। Get the clear majority. There is no doubt on this. There is no confusion on this. We are very, very confident. Congress party will come back to power with clear majority. I cast my vote, Shikaripura. I am going to get 50,000 margin. JDS position and my position is totally in comfortable position. I am not bothered about whether the survey report is favor to me or not. I don't. वोट तो देना सबका फर्ज है और it is their duty. All people should participate और लोग इलेक्शन में चुनाव में इंटरेस्ट लेना चाहिए। Yeah, I'm still learning actually. I'm new to politics. I have a lot to learn, but I hope I will meet expectations of the people. राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने महिला मतदान केंद्र का जायजा लिया। मैं हूं इस वक्त मैसूरू के एक पिंक पोलिंग बूथ के बाहर और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। पिंक गुब्बारे लगे हैं, पिंक फ्रिल्स हैं, मैसेज है वी गो पिंक, वी गो टू द पोल्स। ये एक मुहिम है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो महिला वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। यहाँ जो सुरक्षा प्रदान कर रही हैं वो भी महिलाएं हैं और जो पोलिंग पर्सनल हैं वो भी महिलाएं हैं। पहली बार इस आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनाव में, उसके बाद गुजरात और अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो 2018 में 2013 की तुलना में 13% ज्यादा विमेन वोटर्स हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने के लिए इस बार एंटाइटल्ड हैं। और अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं, प्रत्याशियों की बात करूं, तो तकरीबन 200 महिलाएं प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं। जो ट्रेडिशनल धारणा है कि महिलाएं वैसा ही करती हैं जैसे उनके घर के पुरुष बोलते हैं उनको चुनाव में करने के लिए, वो पहले ही बदल चुकी है। महिलाओं की अपनी राजनीतिक सोच है, अपनी राजनीतिक समझ है। तो ये जो बड़ा कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है महिलाओं की भागीदारी जो पोल प्रोसेस है उसमें बढ़ाने के लिए, ये सराहनीय है। मैसूरू से कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कर्नाटक में वोटिंग को लेकर पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन सिंह शोरान हमारे साथ शिकारीपुरा से जुड़े हैं, जबकि हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ चामुंडेश्वरी से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों ही एक तरह से कहा जाए सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो सीट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल रविंद्र आपके पास में आना चाहूँगी, 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, फिलहाल अब किस तरह का उत्साह दिख रहा है वहाँ मतदाताओं में? प्रीति, जिस तरीके का सवेरे उत्साह था उस उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं आई है। आप अभी भी देख पा रही हैं मेरे पीछे कतारें जिस तरीके से लगी हुई हैं। महिलाओं की अलग कतार है, पुरुषों की अलग कतार है। ये शिकारीपुरा का विधानसभा क्षेत्र का एक जो है पोलिंग स्टेशन है। सवेरे से हम लोगों ने अलग अलग मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा किया है, लेकिन कहीं भी हम लोगों को जो मतदाता है उसके उत्साह में कमी अभी दिखाई नहीं दी है। सबसे पहले तालुका जो दफ्तर है उसके पोलिंग बूथ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा अपने परिवार समेत आए। उन्होंने वहां पर सबसे पहले मतदान किया। बेहद अहम ये चुनाव है। देखिए, आखिरी बार देवराज उर्स थे जो कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर इस बार इस बात का फैसला होगा कि करीब 3 दशक से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि एक के बाद एक सरकारें बदलती रही हैं, इसे बिल्कुल देखना होगा कि क्या वो ट्रेडिशन यहां पर दोहराया जाएगा या फिर
सिद्धारमैया उस पुरानी परंपरा को तोड़कर एक बार दोबारा से रविंद्र, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल आपने ये अपडेट हम तक पहुंचाया। रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम चामुंडेश्वरी चलेंगे, जहां हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कृति, लगातार आप एक गुलाबी मूड पर मौजूद हैं और जो महिलाओं का उत्साह है वोटिंग को लेकर, उसे हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं। अभी दोपहर का वक्त है, जाहिर तौर पर गर्मी होगी, लेकिन क्या महिलाओं के उत्साह में कोई कमी आई है इसे लेकर? प्रीति, देखिए अभी तक जो हमें आधिकारिक आंकड़ा मिला है वो तो 24% का ही मिला है, लेकिन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अभी भी मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ी हूं, आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि लोग कतारों में खड़े हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। प्रीति, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अर्बन एपैथी होती है। जो अर्बन सेंटर्स के वोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं निकलते हैं रूरल काउंटर पार्ट्स की तुलना में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे जो अर्बन वोटर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। मैसूरू की अगर मैं बात करूं तो चामुंडी हिल्स जो यहाँ पर है उसको पूरा लाइट अप किया गया था। उसमें लिखा था कि ईच वोट काउंट्स, तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखने का अभी उम्मीद है। और न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मैसूरू में और बैंगलोर में और कई जगह ऐसे कर्नाटका में। अगर आप जाएंगे वहां पे अपने फिंगर पे जो इंडेलिबल इंक है उसका निशान दिखाएंगे, यानी कि अगर आपने दिखाया कि आपने वोट किया है तो आपको फ्री डोसा भी मिल सकता है। तो इस तरह की मुहिम है वोटर टर्नआउट उसको बढ़ाने के लिए। प्रीति, अगर 2013 के इलेक्शन की बात करी जाए तो तकरीबन 70% वोटर टर्नआउट था। और शाम तक जिस तरह का वोटर टर्नआउट होगा उससे जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस निकलेंगी कि बिल्कुल देखना, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक अपने पिछले जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार उसे तोड़ता हुआ और एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल कृति, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर गए। मंदिर के प्रबंधकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने यहां विजिटर्स बुक में संदेश लिखा। नरेंद्र मोदी को इस मौके पर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पहले दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा के साथ की। मुक्तिनाथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां गेट पर खड़ी महिलाओं ने हाथों में फूल लेकर उनका स्वागत किया। गेट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। इस दौरान उनके साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल संबंधों पर बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में नेपाली कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। कल काठमांडू में शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्ध और मजबूत नेपाल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच शिखर वार्ता में पारस्परिक हित के मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। भारत एकजुट, समृद्ध और मजबूत नेपाल का समर्थन करता है। काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के विकास के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। राष्ट्र निर्माण और विकास यात्रा के फैसले का मैं पूरे हृदय से अभिनंदन करता हूं।
एक अखंड, समृद्ध और सशक्त नेपाल के लिए सभी नेपाली लोगों की आकांक्षा का भारत भरपूर समर्थन करता है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने चारों तरफ जमीन से घिरे नेपाल को जल थल संपर्क वाला देश बनाने के नेपाली प्रधानमंत्री ओली के नजरिए का समर्थन भी किया। हमने कृषि, इनलैंड, वाटरवेज और रेलवेज में कई परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है। इससे दोनों देशों के लोगों और व्यवसायों की आपसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को समानता, द्विपक्षीय भरोसे, सम्मान और लाभ के आधार पर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। Reiterated our firm commitment to take our relations forward on the basis of equality, mutual trust, respect, and benefit. Relations between neighbors are different from that of others. Neighborhood constitutes top priority in our foreign policy. अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रस्तावित 900 मेगावाट क्षमता की अरुण तृतीय पनबिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। दोनों नेताओं ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इस बिजली घर की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की यह मुलाकात अविस्मरणीय मानी जाएगी, क्योंकि इसने नेपाल में भारत के प्रति बनी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। इसने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि आर्थिक सहयोग के मामले में भारत न तो अड़ंगा डालेगा और न ही कभी पीछे हटेगा। भारत को ज़रूरत है नेपाल के सद्भावना की और नेपाल को ज़रूरत है भारत के विकास के साथ जोड़ने की। इस यात्रा ने इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी.के. पांडे और मनोज कुमार के साथ काठमांडू से अखिलेश सुमन। और अब बात उपराष्ट्रपति के पेरू दौरे की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पेरू के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं की मौजूदगी में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोकतंत्र को भारत और पेरू के बीच रिश्तों की अहम कड़ी बताया। उन्होंने पेरू के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें जेनेरिक दवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा साजो सामान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष समेत कई अहम मुद्दे शामिल रहे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। Discussions focused on very important issues of mutual interest. One of them was pharmaceuticals, including the desire to learn from the Indian experience and to have access to low-cost generic Indian medicines for strengthening the Peruvian public health system. There was an interest expressed in collaboration in the space sector through satellite construction and remote sensing. And we agreed to send an expert delegation to discuss these ideas further. There was also an interest in greater cooperation in the defense sector. Then there was assistance for safety and supply of LPG from Indian companies. Yeah. And in fact, we signed an MOU on renewable energy at the end of our discussions. पेरू ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की इच्छा भी जताई। The fact that we have a FTA under negotiations, 2 rounds of the FTA have taken place, and a 3rd round is due in August this year. Honorable Vice President reconfirmed that we would be undertaking this 3rd round, and we're looking at it positively for early conclusion, so that both sides, the business communities from both sides, can benefit from early conclusion of the FTA. Long live our friendship. पेरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी किया। All the leaders of the government of Peru reconfirmed and reiterated support for India's membership for an expanded UNSC and supported the reform of the Security Council
in fact went to the extent of reconfirming that they would strongly work towards a text-based negotiation to start early discussions on the reform of the Security Council and its expansion, with India as a legitimate member of this expanded Security Council. पेरू के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत में आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा वैश्विक कार्रवाई की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने आने वाले सालों में पेरू के साथ संसदीय जानकारी साझा करने को लेकर भी इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि भारत और पेरू के पास उच्च विकास दर हासिल करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास जहां बड़ा बाजार है, वहीं पेरू खनन मामलों में संपन्न है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेरू में सोना आयात करने की बड़ी क्षमता है। उन्होंने वस्तु, सेवा और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पेरू की राजधानी लीमा में पेरू की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए फार्मेसी, मेडिसिन इत्यादि क्षेत्रों में ट्रेड को बढ़ावा देने की विषय पर बात की। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ लीमा से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पेरू की राजधानी लीमा में भारत पेरू के राजनयिक रिश्तों के 55 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों की बेहतरी के लिए आपसी रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। भाषा समेत दूसरी चुनौतियां भी भारत पेरू के रिश्तों को कम नहीं कर सकती। दोनों देशों के संबंधों के 55 साल पूरा होने के मौके पर पेरू की राजधानी लीमा में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1963 के बाद से दोनों देश काफी करीब आए हैं। I am happy since 1963, Government of India and the Government of Peru have been continuously strengthening the friendly ties which existed between the two countries. As we reflect 55 years of modern journey, it is worthwhile to recall those 5,000 years of rich history and heritage that our two countries have inherited by being cradles of ancient human civilization. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पेरू लोकतंत्र, मानवाधिकार, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार राजनीतिक संपर्क और यात्राएं होती रहती हैं। उपराष्ट्रपति ने दोस्ताना रिश्तों के लिए खास तौर से संसदीय समूह के योगदान पर जोर दिया। The parliamentary friendship groups have contributed to the friendly contacts, knowing each other intimately, understanding each other's aspirations and problems and situations, learning from others' experience, following the good practices is always good for the development of any civilization. दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार और निवेश के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक में 7 गुना बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में व्यापार, निवेश और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत अहम हो जाती है। Our fundamentals are strong. In fact, India has become the fastest growing, largest economy, and the government of India has successfully launched several flagship programs such as Make in India, Startup India, Digital India, Smart Cities, implemented major reforms like GST. Friends, I am happy to share with you. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए भारत ने जीएसटी जैसे प्रमुख सुधारों को लागू किया और भारत में पेरू की कंपनियों के लिए कारोबार के नए अवसर पैदा हुए हैं। ऐसे में भारत और पेरू के बीच के रिश्ते काफी अहम हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत और पेरू की सांस्कृतिक और धार्मिक समानताओं का भी जिक्र किया। पेरू की राजधानी लीमा से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पेरू की राजधानी लीमा में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने देश की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। That country, for whatever reason it is, has taken a state policy of encouraging terrorism, interfering in internal affairs of our country, aiding, abetting, funding, training terrorism. They have been doing it. In spite of that, Vajpayee's Lahore Bus Yatra, Samjhota Express, Agra Summit, all these efforts are made to see that we all come together and work together.
Because if you have tension on the border, you cannot have attention towards development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने इन 4 साल के दौरान विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। हम उन अहम योजनाओं का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की। उम्मीदों को उड़ान देने का कार्यक्रम है स्टार्टअप इंडिया। इसका फायदा भी हुआ है और आज हमारे यहाँ युवा और सफल कारोबारी फल फूल रहे हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और देखिए सरकार के प्रयासों पर यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। अगर जुबां अच्छी चाय का स्वाद जानती है तो आपको पता होगा कि चाय बनाना केवल उबलते पानी में चीनी, चाय और दूध भर डाल देना नहीं होता। ये एक कला है। इस कला में इंसान भले ही पारंगत ना हो पाए, लेकिन एक रोबोट ने चाय बनाने के गुर सीख लिए हैं। मिलिए आर्या से। इस रोबोट को अक्षय और जयेश ने मिलकर बनाया है। जैसे ही आप आर्या से अपनी पसंदीदा चाय की फरमाइश करते हैं, आर्या उसे बनाने में वक्त नहीं लगाता। Hi, my name is Arya. Do you have an order number? Yes. यकीन मानिए, ये चाय आपके स्वाद के मुताबिक होगी। आर्या को अपनी पसंदीदा चाय बनाने के लिए खास तौर से प्रोग्राम किया गया है। इसका जन्म हुआ था 2017 में, जब अक्षय और जयेश ने अपनी ऊंची कमाई वाली नौकरी छोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस कारोबार की शुरुआत की। आज उनके स्टार्टअप में 150 लोग काम कर रहे हैं और बिजनेस ऊंचाई की ओर है। हमने जब शुरुआत करी है तो चाहे वो रजिस्ट्रेशन था, चाहे वो पेटेंट था, सब कुछ हमें सीमलेस ही मिला प्रोसेस। हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हमने पेटेंट्स भी अप्लाई करे हैं और हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए भी, इंडिया के लिए भी, प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया है और हमने कॉर्पोरेशन सेटअप करी है। हमने जो कुछ भी करा है उसमें इट वाज लाइक सीमलेस, सब कुछ ऑनलाइन था। देयर वाज नो लाइक प्रॉब्लम फॉर अस एंड इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। जम्मू की 26 साल की नमामी, उन्होंने ज्यादा छुट्टियां ली तो उनकी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन इस कड़वे अनुभव को नमामी ने चुनौती के रूप में लिया और अपने पसंदीदा विषय वेलनेस पर काम करना शुरू कर दिया। 2016 में उन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप नमामी लाइफ की नींव रखी। आज वो अपने क्लाइंट्स की मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर उन्हें उनके हेल्थ गोल्स अचीव करने में सहायता करती हैं। उनकी कंपनी का नाम 50 बेस्ट वेलनेस कंपनियों में है और उनकी क्लाइंट की लिस्ट तो पूछिए नहीं। मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर, क्रिकेटर गौतम गंभीर और पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन माइकल क्लार्क। Government policies are doing wonders. There was this 50+ schemes that government came up last year. So there was this one particular scheme which I really liked, which was New Gen Innovation and Entrepreneur Development Scheme. This scheme focused on health sector unlike any other scheme. So this was the one which took my interest. भारत में स्टार्टअप्स के विकास के लिए माहौल दिनों दिन बेहतर हो रहा है। इसलिए आज भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बेस बन गया है। इसमें करीब $4 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है और इससे 2,10,000 के करीब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये स्टार्टअप्स अधिकतर स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आधारित हैं। इनको शुरू करने वाले 72% से ज्यादा की उम्र 35 या 35 साल से भी कम है। इन युवाओं के जोश को सरकार ने भी ताकत दी है। 50 से ज्यादा सेक्टर आधारित स्कीम्स के जरिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस को कम किया गया है। कारोबार शुरू करने के पहले 3 साल में कैपिटल गेन टैक्स से छूट, स्वयं प्रमाणीकरण अनुपालन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस की सुविधा दी गई है और इनके विकास के लिए काम करने वाले केंद्रों यानी इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है। सरकार के इन प्रयासों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2020 तक स्टार्टअप्स की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़कर 10,500 हो जाएगी। Government has launched number of schemes for the startups and they want to encourage the people to be doing their own businesses, providing the jobs to the people rather than the job seeker. ASSOCHAM being a partner in this
very novel scheme, have also launched various schemes. स्टार्टअप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से की थी। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए। फरवरी 2016 तक एक फ्रेमवर्क स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कराया और तब से शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया दिनों दिन गियर चेंज कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक देश में जो उद्यमिता का माहौल बना है, उसकी वजह से 56% लोग अपनी नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। सरकार की नीतियों से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तो मिला है, साथ ही कई लोग स्वावलंबी हुए हैं और रोजगार प्रदान करने की क्षमता भी बढ़ी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।